नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा पर जाएंगे। बैंकॉक में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और कोलंबो में शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर करीबी नजर रखे हुए है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है। 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद की कथित टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ। म्यांमार में आए 2 बड़े भूकंपों में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। बैंकॉक में भी तेज झटके महसूस किए गए। और टेनिस में नोवाक जोकोविच ने मायामी ओपन में इतिहास रचते हुए एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की 3 तारीख से थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी थाईलैंड द्वारा आयोजित छठे बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बैंकॉक जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि शिखर सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर कड़ी नजर रखता है और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाता है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधि ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मानवाधिकार का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित हनन राज्य की नीतियां हैं। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की भलाई पर भी नजर रख रही है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य बंदरगाहों से संबंधित कानून को मजबूत करना, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह बंदरगाह से संबंधित विवादों के निवारण के लिए न्यायिक तंत्र प्रदान करता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने साइबर हमलों के खिलाफ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और निजी डेटा की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि साइबर हमला एक बड़ी चुनौती है और सरकार ने साइबर अपराधों के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक कानूनी और तकनीकी कदम उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मुद्दे पर हंगामे के बाद आज राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया और समाजवादी पार्टी के नेता और अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग भी की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय नायकों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्तित्वों पर टिप्पणी करते समय सदस्यों को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदस्यों से सभापति के निर्देश का सम्मान करने और राष्ट्रीय नायकों का अपमान करने से बचने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी समाजवादी पार्टी के नेता की टिप्पणी कर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह निंदनीय है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात पर जोर दिया कि देश के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि एक सांसद के घर पर हमला करना और प्रदर्शनकारी द्वारा कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है। हंगामे के बीच उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। राणा सांगा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा भी लोकसभा में उठा। शोरगुल के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। उनके सरकारी आवास पर अवैध नकदी बरामद होने का आरोप है। आग लगने की घटना के बाद जस्टिस वर्मा के घर से नकदी की बोरियां बरामद की गई थी। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुया की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और आंतरिक जांच पूरी करने को कहा।
पंजाब सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने हरियाणा के पास शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी यातायात की निर्बाध आवाजाही के लिए खोल दिया है। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि प्रदर्शनकारियों के वरिष्ठ नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आज अपना भूख हड़ताल खत्म कर दिया है। म्यांमार में आज रिक्टर स्केल पर 7.7 और 6.4 तीव्रता के 2 लगातार भूकंप आने से कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। भूकंप का केंद्र सांगाइंग के पास था, जिसके कारण देश के मांडले में प्रतिष्ठित अवा ब्रिज ढह गया और कथित तौर पर इरावती नदी और कई इमारतें गिर गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के कारण कई इमारतें हिल गई, जिससे लोगों को बाहर निकलना पड़ा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंडोंगकारतन शिववात्रा ने आपातकाल की घोषणा की है। थाईलैंड ने आपदा निवारण विभाग ने कहा है कि भूकंप देश के लगभग सभी क्षेत्र में महसूस किए गए। पश्चिम बंगाल और मणिपुर में भी हल्के झटके महसूस किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड के नागरिकों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा है कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है और विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा गया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घोषणा की है कि देश साल 3 मई को आम चुनाव होंगे। श्री अल्बनीज ने संसद भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। चुनावों में मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री अल्बनीज के सेंट्रल लेफ्ट लेबर पार्टी तो दूसरी और 3 साल के कार्यकाल की मांग कर रही और उनके प्रमुख विपक्षी नेता पीटर डटन के रूढ़िवादी गठबंधन के बीच होगा। ऑस्ट्रेलिया में मुख्य मुद्दे जीवन की उच्च लागत, आवास की कमी और ब्याज दरों में वृद्धि है। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत और जापान घरेलू मांग की मजबूती के कारण अमेरिकी व्यापार शुल्कों से सबसे कम प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। हाल ही में अमेरिका ने ऑटो आयात पर 25% शुल्क लगाया है, जिसका सबसे ज्यादा असर जापान और दक्षिण कोरिया पर पड़ने की उम्मीद है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन द्वारा सरकारी खर्च में कटौती करने के व्यापक प्रयास के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन WTO को अपना वित्तीय योगदान रोक दिया है। ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट आर्थिक नीतियों के अनुरूप है, जिसके कारण वैश्विक संस्थानों के साथ अमेरिका की भागीदारी कम हो गई है। उनके प्रशासन ने पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हाथ हटा लिया था और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए धन कम कर दिया था। IPL T20 क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया था। टेनिस में नोवाक जोकोविच ने मायामी ओपन में इतिहास रच दिया है और ATP मास्टर्स 1000 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। 37 वर्षीय सर्बियाई खिलाड़ी ने आज सुबह क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत के साथ अमेरिकी सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2019 में 37 साल और 7 महीने की उम्र में इंडियन वेल्स और मायामी ओपन के फाइनल 4 में जगह बनाई थी। स्क्वाश में भारत के अनाहत सिंह और अभय सिंह ने मुंबई में इंडियन ओपन 2025 के सिंगल्स फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार की करीब से नजर रखते हुए इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है। 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद की कथित टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ। म्यांमार में आए 2 बड़े भूकंप में कई लोगों की मारे जाने की आशंका। बैंकॉक में भी तेज झटके महसूस किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।